हाय दोस्तों, द हिंदू का एडिटोरियल आज हम रीड करने वाले हैं। जितने भी इसमें वर्ड्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसका मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताऊंगी। और लास्ट में हमने 9-10 क्वेश्चन आंसर्स भी रखे हैं जिसमें 4-5 शब्द के क्वेश्चंस रहेंगे और 3-4 के आसपास आपके सिनोनिम एंटोनिम्स भी रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो शुरुआत होगी हमारी। हाँ, ये आपकी हेडिंग है, फ्रॉस्टी एंड बिटर ऑन पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। ठीक है, तो फ्रॉस्टी जो वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है ठंडा। बहुत ठंड है ना, ठंडे ठंडे के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। बिटर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बहुत ही कड़वाहट। कड़वाहट किस टर्म में बोला जा रहा है? जो आपकी अपोजिशन पार्टी है और जो मेन पार्टी, उनके बीच में जो है कड़वाहट देखने को मिली। तो ये जो बिटर है उनके बीच में चीजें मैच नहीं की, जनरली मैच नहीं करता, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़वाहट देखने को मिली। ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आप लोग जानते हैं संसद में ऐसा हुआ। ठीक है, संसद में ऐसा हुआ। गवर्नमेंट जो आपकी मेन आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है। एंड अपोजिशन, और जो विरोधी सरकार है, उसके लिए जो है ये वर्ड यूज किया गया है। तो हेडिंग से आपको आइडिया लग चुका होगा कि पूरे वाला जो आपका एडिटोरियल उसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो संसद का जो आपका 18th लोकसभा जो सेशन चला था, उस सेशन के बारे में बोला जा रहा है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो है बहुत ज्यादा टकराव, कड़वाहट, वो सब देखने को मिली। तो वही आपका मेन मेन हेडिंग इसमें हो जाएगा। दी फर्स्ट विंटर सेशन। विंटर तो आप जानते हैं सर्दी, शीतकालीन। सेशन होता है आपका सन। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट मतलब वही हो गया पहला विंटर सेशन। ये पहला कब का हो रहा है? 18th लोकसभा जो है ना, उसका पहला विंटर सेशन है। ठीक है, सो जो पहला आपका विंटर सेशन चला शीतकालीन, विंटर आप जानते हैं ना सर्दी के लिए यूज करते हैं, शीतकालीन जो सेशन चला कब का? 18th लोकसभा का। एंडेड, एंडेड मतलब ये कब हुआ? एंडेड होता है किसी चीज का दी एंड हो जाना, समापन होना, खत्म होना। ठीक है, तो इसको आप समापन बोल सकते हैं या दी एंड, खत्म, खत्म हुआ बोल सकते हैं। कब हुआ? ऑन 20 दिसंबर। तो दोस्तों जब भी कोई डेट लगाते हैं ना, तो उससे पहले हमेशा ये जो ऑन है इसको लिखा जाता है। ठीक है, ऑन 10th जनवरी, ऑन 15 अगस्त। तो हमेशा जब भी कोई डेट होती है तो उससे पहले क्या लगता है? ऑन एक जो है ये आपको यूज करना होता है प्रीपोजिशन। एज वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव एंड मोस्ट एक्रीमोनियस इन द हिस्ट्री। लीस्ट मतलब बहुत ही कम, बहुत कम। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज जो उत्पाद उत्पादन दे या जिसका कुछ फायदा हो। तो इसका उत्पादक या फिर इसका फायदा बहुत ही कम हुआ इस सेशन का। एंड और मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा। एक्रीमोनियस इन हिस्ट्री, ये जो वर्ड होता है दोस्तों, एक्रीमोनियस, इसका मतलब क्या होता है? विवाद। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, विवाद, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्रीमेनियस था। हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब पूरे इतिहास में जितने भी सेशन थे, सबसे ज्यादा विवाद पूर्वक और सबसे ज्यादा, सबसे कम प्रोडक्टिव वाला, सबसे कम उत्पादक या फायदे वाला ये सेशन था। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का भी मतलब वही होता है कि कुछ भी इशू हो जाना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाना, उसके लिए कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज होते हैं। जनरली जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन टू। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम आ जाना दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है कन्फ्लिक्ट वर्ड यूज करते हैं। मान लीजिए दो दो लोग हैं, उनके आपस में बन नहीं रही, तो हम बोलते हैं देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फैमिलीज, मतलब दो परिवारों के बीच में कुछ नहीं बनेगा। तभी हम ये जो कन्फ्लिक्ट वर्ड है यूज होता है, यानी ये नेगेटिव में यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, उसके लिए हम ये कन्फ्लिक्ट वर्ड को यूज करते हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, तो ये कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में देखने को मिला? सरकार और विपक्ष के बीच में। ठीक है, जो आपकी सरकार है बीजेपी की, उनके बीच में, और जो आपकी अपोजिशन है विपक्ष, उनके बीच में ये जो है संघर्ष या फिर ये टकराव देखने को मिला। degenerated into degenerate into scuffle on the penalty day। degenerate का मतलब होता है कुछ दोबारा से पैदा करना या कुछ बदल जाना। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो होगा बदलना। into a scuffle, scuffle ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, झगड़ा, झगड़ालू, झगड़ा, झगड़े। तो एग्जैक्ट लाइनिंग होगी ऑन द पेनल्टेटिव पेनल्टीमेट डे, सॉरी। पेनल्टीमेट का जो वर्ड का मतलब है, इसका मतलब होगा डे, तो आप जानते हैं दिन, और ये जो है इसका मतलब होगा आखिरी दिन। ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट मतलब जो प्रॉब्लम हो रही थी सरकार और जो आपकी अपोजिशन यानी विपक्ष पार्टी के बीच में, डीजनरेट, डीजनरेट होता है बदल गया। वो जो कन्फ्लिक्ट मतलब जो भी टकराव हो रहा था, वो एक बड़े झगड़े में बदल गया ऑन द पेनल्टी में डे। लास्ट दिन पे वो जो चीज है वो झगड़े में आ गई। पहले तो थोड़ी बहुत बहस हो रही थी, फिर वो बहुत बड़ी एक झगड़े का रूप ले ली थी, तो वो इस पे बोला गया। द अपोजिशन सेंट ए नोटिस फॉर द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो अपोजिशन जो थी आपकी आपकी जो विपक्ष की जो सरकार थी, उसने क्या किया? सेंट अ नोटिस, एक नोटिस भेजा। सेंट,
भेजा, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है कि उसने एक नोटिस भेजा फॉर अ मोशन। किस इसका नोटिस था? नो कॉन्फिडेंस इन राज्यसभा चेयरमैन। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होगा? मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अविश्वास। नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब किसी पे भरोसा या विश्वास, नो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास ही नहीं, हम भरोसा नहीं कर रहे। तो अपोजिशन ने बोला कि हम भरोसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो अविश्वास का प्रस्ताव का नोटिस भेजा कि हमें विश्वास नहीं है इन पे। तो अपोजिशन ने, जो आपकी विपक्ष पार्टी थी, उन्होंने नोटिस भेजा। तो नोटिस आप जानते हैं ना, किसी को नोटिस भेजा जाता है इन राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा चेयरमैन जो आपका राज्यसभा के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन के लिए क्या वर्ड यूज होता है वो तो आप जानते हैं ना। चेयरमैन का मतलब होता है दोस्तों अध्यक्ष, ठीक है। तो राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन थे, अध्यक्ष। एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट तो आप जानते हैं ना, राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति इंडिया के, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। तो इन्होंने क्या किया? जगदीश धनखड़ को जो है, धनखड़ के खिलाफ एक नोटिस भेजा, विच वॉज रिजेक्टेड बाय द डिप्टी चेयरमैन, जिसको चेयरमैन और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट होता है किसी को मना करना, कैंसिल करना। डिप्टी चेयरमैन ने, जो आपके उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने इसको स्वीकार, उपाध्यक्ष ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, ठीक है। रिजेक्ट होता है अस्वीकार करना, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना। सो ऐसा इसमें हुआ। फिर आगे है एक्रीमोनी। ये जो वर्ड है फिर से रिपीट हुआ है, हमने ऊपर भी देखा था ना, एक्रीमोनी। ये इसका मतलब होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा। तो सेम वही चीज यहाँ पे यूज की गई है। द एक्रीमोनी पीक, पीक होता है बिल्कुल हाई लेवल पे। जैसे आप पहाड़ की चोटी में जाते हैं ना, तो सबसे जो ऊंची चोटी है इसको पीक बोलते हैं, टॉप। तो ये जो विवाद हो गया था, जो एक्रीमनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, ये और बढ़ गया, ठीक है। ये जो विवाद था, जो एक्रीमनी थी, ये और ज्यादा पीक मतलब होता है कोई हाइट या बढ़ जाना, ठीक है। तो ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, विद द अपोजिशन टर्निंग अ रेफरेंस बाय होम मिनिस्टर अमित शाह to Dr. B.R. Ambedkar into a stick to beat the Bharatiya Janata Party with Mr. Amit Shah. Misspoken remarks were taken out of context by the opposition, which feels that it is par for the course. सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, मैं पहले आपको बता देती हूँ, जिस बात को लेके पूरा ये जो है विवाद वहां पे हुआ था। तो अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री जो है, उनका एक स्टेटमेंट था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या करती है, कि जो कांग्रेस पार्टी है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को आप जानते हैं कि उनके खिलाफ वो काम करती है, ठीक है। तो जैसे वो रिजर्वेशन सिस्टम को उन्होंने SC ST के लिए लागू किया था, तो ये इसका अपोजिशन करती। तो ऐसा बोलना था इनका, बीजेपी के अमित शाह जी का। तो इन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो सोच है वो एंटी, एंटी मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो सिद्धांत है, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाए, वो उनके खिलाफ सोच थी। ऐसे करके अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बोला था। तो इस चीज को लेकर काफी मैटर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो कांग्रेस पार्टी में भी बीच में हुआ था कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया अम्बेडकर जी के खिलाफ। मतलब अमित शाह जी का कहना था कि इतने साल तक अगर कांग्रेस पार्टी रही थी, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था SC ST के लोगों के लिए, क्योंकि उनको भी आगे लेके चलना चाहिए था, रिजर्वेशन को कुछ करना चाहिए था। बट इस चीज को लेकर अमित शाह जी ने जो है बयान दिया था कांग्रेस के खिलाफ। फिर कांग्रेस इस बात से इतना नाराज हो गई कि वो इस मैटर को बाहर भी लेके आए, और उन्होंने बोला कि अमित शाह जी जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पसंद नहीं करते, उनको माफी मांगनी चाहिए, ये बहुत सारी जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया। तो इस तरह से जो मैटर काफी ज्यादा ये पार्लियामेंट में बढ़ चुका था। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। एक्रीमोनी मतलब जो विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, विद द अपोजिशन टर्निंग अ रेफरेंस बाय। तो जो अपोजिशन पार्टी थी, जो आपकी जो आपकी विपक्ष की जो पार्टी थी ना, विपक्ष की पार्टी जो थी, उन्होंने एक रेफरेंस दिया। रेफरेंस मतलब जो बात थी वो बताई होम मिनिस्टर अमित शाह जी की, कि उन्होंने जो है बात, जो आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उसको लेके उन्होंने इसके खिलाफ जो है बात बोली है, ठीक है। तो मिस स्पोकन रिमार्क्स वर टेकन आउट। तो मिस्टर शाह ने जो भी बातें बोली थी, ठीक है, उस चीज को उन्होंने हथियार माना था। किसने? अपोजिशन ने। यहाँ जो एक वर्ड है रेफरेंस, इसका मतलब होता है उल्लेख। मतलब कोई बात आपने बोली ना किसी के खिलाफ, तो ये जो उल्लेख किया था, किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को लेके। तो वो जो उल्लेख था, उनकी जो बात थी, जो उनका रेफरेंस था, इनटू अ स्टिक। स्टिक मतलब जैसे आपकी छड़ी या हथियार। यहाँ पे जो स्टिक है, इसका मतलब छड़ी नहीं बल्कि एक हथियार है। कि जो अपोजिशन पार्टी थी, जो आपकी विपक्ष की पार्टी थी, उन्होंने अमित शाह का जो स्टेटमेंट था, जो उनका रेफरेंस उल्लेख था, उसको एक हथियार के तौर पे यूज किया। हथियार क्यों? टू बीट भारतीय जनता पार्टी। बीट होता है किसी चीज को हराना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। ठीक है, टू बीट मतलब हराना। बीट या किसी को जो है, आप बताओ कि किसी को हराने की कोशिश करना, या जो उन्होंने मिस स्पोकन, मिस स्पोकन मतलब जो भी उन्होंने गलत बयानी की थी ना, मिस मतलब हो गया गलत,
और स्पोकन यहाँ पे बोलना या बयानी। तो जिन्होंने जो भी गलत बयानी की थी मिस्टर शाह ने, रिमार्क्स वर टेकन आउट ऑफ कंटेक्स बाय द अपोजिशन। तो जो आपकी विपक्ष पार्टी है ये इसको आउट ऑफ कंटेक्स लेके आई। आउट ऑफ कंटेक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे आउट ऑफ कंटेक्स का मतलब ये है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब संदर्भ से बाहर, मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ बोला और बाहर जाके कुछ और उस सेंटेंस को मिस रिप्रेजेंट किया, तो वही चीज इसमें लिखी गई है कि जो भी उन्होंने बात बोली थी, जो भी उन्होंने गलत बयानी की थी, तो उसको जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट लाया गया बाय द अपोजिशन विच फील्स दैट इट इज पार फॉर द कोर्स। और उनका कहना था कि ये तो बहुत सामान्य बात है, ये तो ऐसा करते ही रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा इनका बोला था। सो यहाँ पे ये जो पूरा लाइन है इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी अमित शाह जी ने बयान दिया था अपना कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सिद्धांत को नहीं मानती है, तो इसको जो है आपकी जो विपक्ष पार्टी है, जो आपकी अपोजिशन पार्टी है, उसने इसको अपने हथियार के तौर पे यूज किया। हथियार के तौर पे किस लिए यूज किया? एक हमला करने के लिए। बीट मतलब यहाँ पे हमला हो गया। वो बीजेपी पे हमला करना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो अमित शाह ने जो बात बोली थी, जो उनकी गलत बयानी थी, तो उन्होंने इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके आए, संदर्भ से बाहर, मतलब बात कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ का कुछ बना के लेके आए, विच फील्स इट इज पार फॉर द कर्स। और उनका कहना था कि ये बहुत सामान्य सी बात है, ये ऐसा करते ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा कहना था किसका? अपोजिशन का। आफ्टर ऑल बीजेपी हैड मेड रिडिकुलस एलिगेशंस अबाउट द कांग्रेस पार्टी सपोज लिंक विद एंटी इंडिया फोर्स अब्रोड टू स्टॉल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग फॉर सेवरल डेज अर्लियर। आफ्टर ऑल का मतलब यहाँ पे हो गया कि दरअसल, ठीक है, दरअसल भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर, जो आपकी जो भाजपा है, जो आपकी बीजेपी है, उसने क्या किया है? कांग्रेस पार्टी पर रिडिकुलस एलिगेशन, एलिगेशन होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। किस चीज का इल्जाम लगाना? बेहुदा आरोप। ये जो रिडिकुलस वर्ड है इसका मतलब होता है बेहुदा, बेहुदा। और ये जो एलिगेशन है इसका मतलब है किसी के ऊपर आप बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने जो है ऐसा किया है, तो ये एलिगेशन मतलब आरोप, ठीक है। तो बेहुदा आरोप लगाया किसने? बीजेपी ने बेहुदा आरोप लगाया अबाउट द कांग्रेस पार्टी सपोज्ड लिंक। सपोज्ड लिंक मतलब इनका कनेक्शन है, इनका कनेक्शन है, किसका किसके साथ कनेक्शन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एंटी इंडिया फोर्स, एंटी इंडिया फोर्स मतलब जो इंडिया के अपोजिशन में, जो इंडिया को अच्छा नहीं मानती या जो इंडिया के खिलाफ काम करती है, जो कि अब्रोड में, मतलब इंडिया से बाहर कोई भी जो कंट्री है, उनके साथ कांग्रेस का लिंक है। टू स्टॉल, स्टॉल होता है किसी को रोकना, ठीक है, कुछ काम चल रहा है उसको रुकवा देना, उसको बोलते हैं स्टॉल। स्टॉल पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, जो हमारी संसद की जो प्रोसीडिंग हो रही है, संसद में जो काम भी चल रहा है, तो फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक रुकवाना है। तो ये पहले से जो है कांग्रेस ने लिंक बताए थे। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस का लिंक है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ, एब्रोड में जो रहती है। सो एंटी इंडिया फोर्सेस को आप समझ सकते हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस मतलब विदेशी जो ताकतें हैं, ठीक है, फोर्स मतलब ताकतें जो है। प्रोसीडिंग मतलब होता है जो भी कार्य चल रहा है ना, प्रोसीडिंग मतलब जो भी कार्यवाही चल रही है, जो भी काम चल रहा है, तो काम को रुकवाने के लिए, कई दिनों तक रुकवाने के लिए कांग्रेस ने ऑलरेडी कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस के बाहर के कनेक्शन है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना फायदा हुआ। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन में 8 घंटा पढ़ाई की तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लेकिन अगर आपने 4 घंटा पढ़ाई की तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। मतलब कितना आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, प्रोडक्टिव कितना है। जैसे कोई किसान फसल उगाता है तो बहुत सारे अगर गेहूं है तो वो बोलेगा मेरा इस साल प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, मतलब जो रिजल्ट मिला वो कैसा मिला। इसको अगर मीनिंग लिखना चाहे तो उसका मतलब होता है उत्पादकता, उत्पादकता, ठीक है। तो जो राज्यसभा है वहां पे आपकी जो उत्पादकता थी, जो बेनिफिट था, वो सिर्फ 40% मिला, एज इट मीट फॉर 43 and 27 minutes ऑफ द शेड्यूल। जो जितना भी आपका शेड्यूल था, शेड्यूल मतलब पहले से जो जो चीजें डिसाइड थी कि इतनी मीटिंग होगी, इतने डिस्कशन होंगे, क्योंकि शेड्यूल मतलब होता है निर्धारित समय, पहले से डिसाइड किया जाता है कि इतना मिलेंगे, इतनी मीटिंग्स होगी, तो निर्धारित समय से ये जो है 43 आवर्स और 27 मिनट के लिए ही इनका मीटिंग हुआ। तो लोकसभा फंक्शन फॉर 54.5% ऑफ इट शेड्यूल टाइम, ये राज्यसभा की बात होगी। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में क्या रहा था कि जो आपकी लोकसभा है वो, जो भी उनका शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम मतलब होता है निर्धारित समय कि हम इतने घंटे मिलेंगे, इतने मीटिंग होगी, तो निर्धारित समय से सिर्फ 54.5% उनकी फंक्शन हुई, मतलब इतना टाइम ही काम किया। ये वही बात है कि आपको 100% काम करना था लेकिन आपने सिर्फ 54.5% ही काम किया, मतलब जितना निर्धारित समय का बात हुआ था कि लोकसभा फंक्शन यानी काम करेगा, लेकिन वो पूरा देखा जाए तो जस्ट 50%, मतलब सिर्फ आधा ही काम हुआ है टोटल काम के मुकाबले। बोथ दी हाउसेस विटनेस प्रोटेस्ट फ्रॉम Treasury and opposition side over issues such as the alleged interference of US billionaire George Soros in Indian politics. तो both the house, इसका मतलब वो दोनों जो सदन है, आपके हाउस के जो दोनों सदन है, ठीक है, लिख लेते हैं। वो तो बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, दोनों
दी हाउसेस, तो ये आपके जो सदन है उनकी बात की जा रही है। दोनों सदनों, विटनेस, विटनेस मतलब होता है, जैसे होता है ना आई विटनेस, जिसने देखा होगा। तो दोनों सदनों में देखा गया कि प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है किसी चीज का विरोध करना। जैसे कई बार क्या करते हैं कि लोग कोई भी सरकार की कोई डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं ना, तो ये वही प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट मतलब अ, अ, मतलब विरोध, आप दिखा रहे प्रोटेस्ट करके, आप ये दिखा रहे कि हम आपका विरोध करते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो दोनों के दोनों जो हाउस है उसमें विटनेस मतलब देखा गया कि क्या देखा गया, प्रोटेस्ट फ्रॉम द ट्रेजरी एंड अपोजिशन साइड। जो आपका ट्रेजरी है, सो ट्रेजरी और जो अपोजिशन साइड है, कौन से इशू को लेकर प्रोटेस्ट देखा गया, सच एज द एलिज इंटरफेरेंस ऑफ यूएस बिलियन। तो यूएस के एक अरबपति हैं जिनका नाम है जॉर्ज सोरेस। ठीक है, तो जॉर्ज सोरेस का इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर्स हो रहा है। किसमें? इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया के जो मामले हैं, पॉलिटिक्स है, तो इंडिया की पॉलिटिक्स में वो क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी कि हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। एंड द यूएस गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट द अडानी ग्रुप। और यूएस की जो सरकार है, जो यूएस की गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, अदानी ग्रुप के खिलाफ क्या किया, एक्शन लिया। तो उस चीज को लेके भी जो है दोनों सदनों में प्रोटेस्ट देखने को मिला। द सेशन वाज शेड्यूल्ड टू टेक अप टू 16 बिल्स इन द लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो ये जो सेशन बना था, तो इसमें क्या था कि टू टेक अप, ये जो सेशन हुआ था इस बार, जो हुआ था शेड्यूल्ड, शेड्यूल मतलब होता है किसी का प्लान, कि अभी आपका शेड्यूल क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। कोई बिजनेसमैन है तो उसका प्रॉपर एक शेड्यूल होता है कि 9 बजे, 10 बजे ये मीटिंग है, 11 बजे यहाँ जाना है, 12 बजे क्लाइंट से मिलना है, तो प्रॉपर शेड्यूल्ड। बोलते हैं ना, अभी हम कुछ भी कहीं स्कूल में कुछ फंक्शन होने जा रहा है, मान लीजिए 14 नवंबर है, किसी भी चीज का, तो प्रॉपर एक शेड्यूल होता है कि 10 बजे कुछ ऐसी स्टेज पे कुछ भाषणबाजी होगी, फिर 11 बजे बच्चों के डांसेस होंगे, फिर 12 बजे प्रोग्राम खत्म होगा। तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, द सेशन वाज शेड्यूल्ड टू टेक अप 16 बिल्स। 16 बिल्स जो थे वो पास होने का शेड्यूल था कि इस सन में, ये जो सेशन था इस सन में जो है प्लान क्या था कि कम से कम जो है 16 बिल्स को पास किया जाएगा इन द लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट अंडर द फाइनेंशियल बिजनेस। सप्लीमेंट्री ग्रांट का होता है कोई मदद देना। ठीक है, फाइनेंशियल बिजनेस के तहत कोई मदद देने के पहले बैच की बात जो है 16 बिल्स में थी। टोटल अलग अलग बिल्स थे, उसमें से एक जो बैच था उसमें इसके बारे में बात की जाती। ऑफ द 16 बिल्स, जो 16 बिल्स की बात होनी थी, ओनली वन बिल, द भारतीय वायुयान विधेयक। सो उसमें से सिर्फ एक बिल जिसमें डिस्कशन किसके बारे में हो रही थी, भारतीय वायुयान विधायक 2024 सिग्निफिकेंट फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर। तो ये बिल था आपका एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर किसको बोला जाता है, जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज होती है ना, ये सारा आपका एविएशन सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज होती है, आपके जहाज, प्लेन, एयरक्राफ्ट, तो जो भी हवा में जो चीजें एयरलाइन में उड़ती है, तो वो सारे एविएशन सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बिल था भारतीय वायुयान विधायक, तो ये जो 2024 का बिल था, ये स्पेशली किसके लिए था, एविएशन सेक्टर के लिए था, यानी हवाई यात्रा इन सब के लिए। वाज पास्ड इन बोथ द हाउस। तो ये वाला बिल अकेला पास हुआ था। तो राज्यसभा पास था बॉयलर बिल एंड अदर ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल। तो राज्यसभा में कुछ और बिल भी दिए गए थे, जैसे हो गया आपका बॉयलर्स बिल। सो बॉयलर बिल इसलिए लाया गया था ताकि जो बॉयलर इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट किया जा सके, और उसको जो बाकी की जो करंट इंडस्ट्रीज है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको लाया जा सके। बॉयलर क्या होता है, एक ऐसा समझ सकते हैं एक मशीन जिसमें पानी को बॉईल किया जा रहा है, और उसकी हीट और जो भाप है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी और कई सारे पर्पज पे उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो राज्यसभा में ये वाला बिल पास हुआ था। एंड ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, ऑयल को रिगार्डिंग जो बिल्स थे वो भी पास हुए थे। ब्रिंगिंग मेजर चेंज इन इंडस्ट्रियल लॉ गवर्निंग लार्ज फर्नेस एंड बॉयलर एंड पेट्रोलियम सेक्टर। तो इससे क्या होगा, काफी लॉस बनाए जाएंगे किसके रिगार्डिंग, वो जो लॉज होंगे वो किस पे फोकस होंगे, पेट्रोलियम सेक्टर पे फोकस होंगे। अदर देन द appropriations bills as part of supplementary demand for grant, the Lok Sabha discuss and pass the banking। तो इसके बाद डिस्कशन हुआ, बैंकिंग के कुछ लॉस जो अमेंडमेंट बिल थे वो पास किए गए। रेलवे के कुछ अमेंडमेंट बिल थे रेलवे इंडस्ट्रीज को लेके। नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि अगर बैंकिंग के बिल्स है तो ये बैंकों के लॉ को लेके होंगे, ऐसे जो रेलवे के बिल्स है वो रेलवे के लॉ को लेके होंगे। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब अगर मान लीजिए कुछ बहुत बुरा हो जाता है, डिजास्टर हो जाता है, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे निपटा जाएगा, तो ये सारे बिल्स पास किए गए। द डिबेट सॉ अपोजिशन मेंबर्स आस्किंग द गवर्नमेंट। तो जो डिबेट चल रही थी, डिबेट मतलब होता है वाद विवाद, आप कुछ बोल रहे हैं, सामने से कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो डिबेट चल रही थी, इट्स सॉ अपोजिशन मेंबर्स, तो इसमें जो अपोजिशन मेंबर्स थे आस्किंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पूछ रहे थे टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेक्टर बैंक, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको बचाइए
इंश्योर द सेफ्टी और रेल पैसेंजर्स, कि जो लोग रेल में यात्रा करते हैं उनकी सेफ्टी की बात हो, और उनके जो एम्प्लॉयज है जो रेलवे में काम करते हैं उनकी भी सिक्योरिटी सेफ्टी बने रहे। ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन एलोकेशन ऑफ फंड टू स्टेट हिट बाय नेचुरल क्लेमिटीज। तो ये देखिए जो हमने 3 चीजें पढ़ी थी उसी के रिगार्डिंग अपोजिशन ने बोला। पहला था बैंकिंग लॉ बिल, उसमें कुछ चीजें पास हुई। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि बैंकिंग सॉरी जो अपोजिशन पार्टी थी डिबेट में उन्होंने बोला कि जो बैंकिंग सेक्टर है उनको बचाना चाहिए। सेकंड रेलवे बिल, अपोजिशन ने बोला इस बात को इंश्योर किया जाए। इंश्योर होता है कि मतलब इस बात को कंफर्म किया जाए, एक तरह से कंफर्म आप मान सकते हैं कि इंश्योर मतलब हमें एश्योरेंस दीजिए, हमें भरोसा दिलाइए। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, इस चीज को कंफर्म कीजिए या हमें भरोसा दिलाइए कि जो रेलवे पैसेंजर्स है जो रेल से यात्रा करते हैं और जो एम्प्लॉयज है रेल में जो काम करते हैं उनकी सेफ्टी रहेगी, तो इस चीज का भी इंश्योरेंस हमें दीजिए, अश्योरेंस हमें दीजिए। ट्रांसपेरेंसी एंड एलोकेशन ऑफ फंड, तो कई बार क्या होता है। तीसरा था दोस्तों आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। मान लीजिए किसी स्टेट में बाढ़ आ गई, ठीक है, बिहार कोई स्टेट में मान लीजिए बाढ़ आ गई, बहुत पानी पानी हो गया। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई स्टेट में डिजास्टर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनको उस स्टेट को फंड देती है ताकि इस बाढ़ वाली स्थिति से आप क्या कर सको, निपट सको। ठीक है, तो अपोजिशन ने बोला कि जो भी आप पैसा देते हो ऐसे स्टेट को जिसमें बाढ़ या कुछ भी नेचुरल क्लेमिटीज आई है, तो इस चीज में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज हिडन ना हो। ठीक है, जो चीज आपसे छिपाई जा रही है उसको हम बोलेंगे कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए बैंक जाते हैं, ठीक है, आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने पूछा कितना इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो बैंक वाले ने बोला 9% इंटरेस्ट रेट है। मान लीजिए आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, उसके बाद जो बैंक वाला ऑफिसर है उसने आपको और कुछ चार्जेस नहीं बताए। आपने पूछा कुछ और चार्जेस तो नहीं लगेंगे, तो उसने बोला नहीं। फिर बाद में लगा प्रोसेसिंग फी, लीगल चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, तो छोटे मोटे करके आपके 15 से 20 हजार रुपए और लग गए। तो ये 20 हजार उसने क्या किया, आपसे छुपाया, हिडन हिडन किया। तो इसको हम ट्रांसपेरेंसी नहीं बोल सकते। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो चीज हमें मालूम होनी चाहिए वो आप हमें बताइए। ट्रांसपेरेंसी का जो एंटोनिम है, अपोजिशन है, वो हो जाएगा हिडन, छुपाना। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो हमें मालूम होना चाहिए हमें तो वो बताइए कम से कम। ठीक है, तो वही मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। तो अपोजिशन ने बोला था कि जब भी कोई स्टेट को नेचुरल क्लैमिटीज होती है, नेचुरल क्लैमिटीज में क्या होगा, भूकंप आ गया किसी जगह पे, बाढ़ आ गया, नेचर की क्लैमिटी मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत, तो नेचर की मुसीबतों में आपका भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, ये सारी चीज आती है। तो अपोजिशन का कहना था कि जब भी आप पैसे का बंटवारा कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ फंड, फंड हो गया पैसा, एलोकेशन होता है बंटवारा। अपोजिशन का कहना था कि जब भी आप पैसे का बंटवारा कर रहे हैं तो इस बात को इंश्योर कीजिए कि कुछ भी हिडन ना रहे, क्लियर कट बताइए कि कितना पैसा किसको मिला। द कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, 129 अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये 129 अमेंडमेंट बिल था। एंड यूनियन टेरिटरीज जो लॉ है उसका अमेंडमेंट बिल था। दैट एम, एम होता है जिसका उद्देश्य, क्या एम था, इसका क्या पर्पस था, टू अचीव साइमल्टेनियसली इलेक्शन इन द कंट्री। तो इसमें ये बोला गया था कि एक ही बार में इलेक्शन होना चाहिए कंट्री में, पूरे देश में एक ही बार। साइमल्टेनियस होता है एक साथ, साइमल्टेनियस क्या होता है, एक साथ। कोई चीज अगर एक साथ होगी उसको बोलेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, इलेक्शन आप जानते हैं, इलेक्शन, तो कंट्री में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, वर इंट्रोड्यूस, तो ये बिल भी इंट्रोड्यूस किया था। इंट्रोड्यूस होता है किसी नई चीज को शुरू करना, इसके बारे में भी बात हुई थी। एंड रेफर टू जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी को ये रेफर कर दिया गया। रेफर होता है कोई मैटर किसी को दे देना ना, कि आप देखिए इसको, उसको बोलते हैं रेफर। एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है, एस जयशंकर, तो एक्सटर्नल जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर किसको बोलते हैं दोस्तों, विदेश मंत्री होते हैं ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं आपके विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन से होते हैं, जो भी हमारा मैटर होगा फॉरेन कंट्री के साथ, तो ये उसके मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, ये उसके मिनिस्टर होते हैं। तो एस जयशंकर विदेश मंत्री है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट होता है अपनी कोई बात रखना, कुछ बोलना। तो दोनों हाउस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑन इंडिया चाइना रिलेशन, कि इंडिया का चाइना का क्या रिलेशन है। जैसे मैंने कहा था कि विदेश मंत्री, तो कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई बातचीत होगी तो इनके थ्रू होगी। तो इंडिया का चाइना से क्या रिलेशन है, इसको लेके इन्होंने दोनों हाउस में क्या क्या अपना स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट होता है कोई बात बताना, कुछ होता है ना कि स्टेटमेंट दीजिए इस बार में आपको क्या कहना, तो कुछ उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था। द विंटर सेशन, तो ये जो आपका विंटर मतलब सर्दी का जो सन रहा, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कुछ बताना, कुछ बताना या कुछ उजागर करना। ठीक है, क्या उजागर करना, द नीड फॉर एन अर्जेंट रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट नॉर्म्स। नीड मतलब जरूरत है, अर्जेंट मतलब बहुत ही इमरजेंसी है। रिस्टोरेशन, रिस्टोर होता है जैसे कोई चीज खराब हो जाती है, जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप अचानक से बंद हो जाता है, तो जब आप दोबारा उसको ऑन करते हो तो वो क्या बोलता है कि रिस्टोर करना है। मतलब जो भी आपका डेटा था क्या उसको रिस्टोर करना है। स्टोर मतलब संभाल के रखना, रिस्टोर मतलब कुछ आपका कोई चीज जाने लगे उसको दोबारा लेके आना। तो एक अर्जेंट रिस्टोर करना चाहिए। क्या रिस्टोर करना चाहिए, पार्लियामेंट के क्या कानून है, क्या नियम है,
और बेसिक डिसेंसी, डिसेंसी होता है कि बोलते हैं ना आपका बिहेवियर काफी डिसेंट है, तो डिसेंसी वहीं से आपका है। ये दिखाता है काफी शिष्टाचार, मतलब जैसे क्योंकि अभी जब इस बार सेशन हुआ था तो काफी ज्यादा वाद विवाद हो गया था अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में, तो वहां पे जो चीजें देखने को मिल रही थी वो उतनी ज्यादा डिसेंस नहीं थी, शायद इसी वजह से इनको यहाँ पे ऐसा लिखा गया कि बेसिक डिसेंसी जो है इन एक्सचेंज बिटवीन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, कि जो भी अपोजिशंस हो रहे हैं उनके बीच में डिसेंसी जो है देखने को, ऐसा मतलब ऐसा कोई सिस्टम लागू करना चाहिए। जो विंटर सेशन है उसने ये बताया कि बहुत ज्यादा जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है कि हमें पार्लियामेंट में कुछ नॉर्म्स, कुछ कानून लागू करने चाहिए। एंड जो डिसेंसी है, डिसेंसी मतलब जो शिष्टाचार है, जब भी कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ तो एक शिष्टाचार होना चाहिए, तो ये चीज इसमें बोली गई थी। सो दोस्तों, इसके साथ आपका ये पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो चुका है एडिटोरियल का। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज फॉस्ट्री एंड बिटर इन द कंटेक्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो वर्ड है जो ये हमारा पैराग्राफ था ना, फॉस्ट्री एंड बिटर, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। द वेदर ड्यूरिंग द विंटर सेशन, क्या ये वेदर की बात कर रहा है। द टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, यस। ये जो बिटर, ये जो वर्ड चीज यूज कर रहा है, ये वेदर के लिए नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में कितना कन्फ्लिक्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट मतलब वाद विवाद कितना ज्यादा हो गया था, टेंशन कितनी क्रिएट हो गई थी, तो उसकी बात की जा रही है फॉस्ट्री एंड बिटर। नेक्स्ट है द कामनेस एंड कॉपरेशन, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी शांत और कितना एक दूसरे को कॉर्पोरेट कर रही। कॉर्पोरेट होता है किसी की मदद करना, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स टू पास बिल, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए, एफर्ट्स होता है कोशिश करना बिल्स को पास करवाने के लिए। तो ये जो आपका फॉस्ट्री एंड बिटर है, ये आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गवर्नमेंट और अपोजिशन की जो टेंशन है उसके लिए ये फ्रेज यूज किया गया है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर इशू ऑफ कंटेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन इन द विंटर सेक्शंस ऑफ 18th लोकसभा। कंटेंशन का जो वर्ड है इसका मतलब होता है विवाद, कलह, ठीक है। तो उसके लिए जो है कंटेंशन वर्ड यूज होता है। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में जो विवाद या कलह देखने को मिली इन द विंटर सेशन ऑफ 18 सभा, तो उसका मेजर इशू क्या था, किस वजह से ऐसा हुआ था। वेदर कंडीशन, बहुत ठंड थी इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हम नहीं बोल सकते। एलिगेशन ऑफ इंटरफेरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स बाय जॉर्ज सोरोस, ये बात बिल्कुल सही है। जब बोला था अपोजिशन ने कि ये जो आपकी मेन पार्टी है, उन्होंने बोला था कि जो जॉर्ज सोरोस है वो काफी ज्यादा क्या करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बिलियनर है यूएस के, कि इंडियन पॉलिटिक्स में काफी डिस्टर्ब करते हैं, और जो अमेरिका का एक्शन था अडानी ग्रुप के खिलाफ, तो वो चीज भी काफी बड़ा मैटर बन गई थी। तो बी आपका करेक्ट सही आंसर होगा। डिबेट में कुछ क्वालिटी सही नहीं थी, या रेलवे बिल का पास कराना था, तो मेन जो रीजन है वो बी है। सो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ राज्यसभा, तो इस विंटर इलेक्शन जो आपका हुआ था सेशन, सॉरी, तो राज्यसभा की कितनी उत्पादक यानी कितना प्रोडक्टिविटी था, तो वो हमने देखा था सिर्फ 40%, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने पैराग्राफ में देखा था, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। विच बिल क्रिशियल फॉर द सिविल एविएशन, एविएशन क्या होता है, हवाई यात्रा, प्लेन, इनके लिए सिविल एविएशन सेक्टर कंट्रोल करता है। वाज पास इन बोथ बिल ड्यूरिंग द विंटर सेशन, कौन सा बिल जो है पास किया गया था सिविल को लेके, तो उसका नाम था आपका भारतीय वायुयान, वायुयान आप जानते हैं ना, वायुयान उसी को बोलते हैं, विधायक बिल। तो ये था आपका बी, बी इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऑयल फील्ड तो वो आपका बाकी ऑयल सेक्टर को लेके था, कंस्टिट्यूशन डिफरेंट है। बैंकिंग बिल ये था बैंकों को प्रोटेक्शन के लिए। तो एविएशन सेक्टर के लिए जो बिल था वो था भारतीय वायुयान विधायक बिल। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द अपोजिशन डू इन रिस्पॉन्स टू होम मिनिस्टर अमित शाह, तो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दे दिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेके कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वो इनके सिद्धांतों को नहीं मानती, और इन्होंने इतने साल रह के भी एससी एसटी के लिए कुछ नहीं किया, तो इस तरह से कोई स्टेटमेंट हो गया था। तो उसमें व्हाट डिड द अपोजिशन डू, तो अपोजिशन ने इसके लिए क्या किया, उन्होंने इनके कमेंट को सपोर्ट किया नहीं, वो तो उन्हीं के बारे में बोल रहे थे, इग्नोर किया नहीं, टुक द रिमार्क आउट ऑफ कंटेक्स्ट टू क्रिटिस, यस। जो रिमार्क जो उन्होंने बोला था आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब होता है कि बोल कुछ रहे और उसका कुछ और मतलब निकालना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो जो भी इन्होंने रिमार्क्स दिए थे अमित शाह जी ने, तो उनके रिमार्क्स को लेके बोला गया था कि इन्होंने जो है, मतलब ये जो उनका रिमार्क्स था उसको, जो उन्होंने कमेंट्स दिया था, तो उसको कंटेक्स्ट से बाहर लेके, मतलब बोलना कुछ चाह रहे और बोल कुछ दिया, वो इसलिए किया था कि बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जाए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपोलॉजीज फॉर द रिमार्क्स, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई माफी का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। इसके साथ इसका सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा विरोध, विरोधी, ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो एक अच्छी चीज है। हॉस्टाइल एक नेगेटिव में कि आपका विरोध किया जा रहा है, आपके लिए अपोजिशन किया जा रहा है, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम, इसके जैसा मतलब, तो हॉस्टाइल एक नेगेटिव वर्ड है। फ्रेंडली, फ्रेंडली एक पॉजिटिव है, आपकी अच्छी दोस्ती है। कॉर्पोरेटिव मतलब आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ये भी एक अच्छा वर्ड है। एग्रेसिव, यस, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना, हॉस्टाइल एक ही चीज है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एग्रेसिव का भी वही मतलब होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में, नेगेटिव बिहेव को एग्रेसिव बिहेव बोलते हैं। काम, एकदम शांत, एकदम शांत जो बिहेव है उसको काम बोलते हैं। तो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया वो इंसान, मतलब कोई इंसान बिल्कुल गुस्से में बहुत ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा, मान लीजिए आप रोड में जा रहे हो और कोई कार किसी बाइक से टकरा गई, ठीक है, अभी कुछ किसी को कुछ ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा, तो कार वाला बाहर आके बाइक वाला पे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, या बाइक वाला कार वाले पे चिल्ला रहा है, तो वो क्या हो गया, लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा एग्रेसिव उनका बिहेवियर हो गया। तो ये जो वर्ड है जनरली एग्रेसिव, ये आपके बिहेवियर को बताता है, जो उसका हर चीज का होता है ना कि कहाँ पे इसको यूज होता है। तो जब भी किसी के बिहेवियर को आपको नेगेटिव बताना है, तब हम बोलते हैं कि हिज बिहेवियर वाज वेरी वेरी एग्रेसिव, मतलब बहुत ज्यादा उसका बिहेवियर एग्रेसिव था, हिज बिहेवियर वाज वेरी एग्रेसिव। और हॉस्टाइल का भी वही मतलब होता है, कोई विरोध आपका करे तो उसको हॉस्टाइल बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है व्हाट डज कंटेंशियस मोस्ट क्लोजली मीन, तो ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था ना, कंटेंशियस, इसका मतलब क्या होता है। कंटेंशियस का मतलब होता है, मैंने अभी आपको जब क्वेश्चन आंसर्स कराया था पहला क्वेश्चन, तो मैंने आपको कंटेंशन एक वर्ड बताया था, विवाद, तो ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता ही होता है, वाद विवाद। तो इसका क्लोजली मीनिंग क्या है, ये है आपके साथ कोई विवाद कर रहा है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसका अपोजिशन बोल रहा है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। एग्रीबल मतलब जो आपने बोला उस पर वो एग्री कर गया, तो ये नेगेटिव वर्ड है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है कि जो आपने बोला वो मान गए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। पीसफुल मतलब बहुत शांत, तो शांत भी हम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि कंटेंशियस आपका विवाद कर रहा है तो उसको आप शांत नहीं बोल सकते। डिस्प्यूट, यस, जो आपने बोला उसका अपोजिशन किया जा रहा है, तो ये डिस्प्यूट, ये इसका मतलब होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। प्लेजेंट, प्लेजेंट जनरली हम वेदर के लिए यूज करते हैं कि बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है, तो ये भी एक अच्छे के लिए यूज होता है। तो इसका मोस्ट क्लोजली जो उसका मीनिंग है वो डिस्प्यूटेशन हो जाएगा। कंटेशियस विवाद, या डिस्प्यूट का मतलब भी वही होता है, वाद विवाद, तो ये दोनों सेम सेम सेंटेंसेस में हो जाए, सेम सेम वर्ड्स आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम, एंटोनिम मतलब हमें अपोजिशन ढूंढना है। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विरोधी या आपका विपक्षी। कोई आपका विरोध कर रहा है या आपके विपक्ष में बात कर रहा है, तो उसको आपके पक्ष में नहीं बात कर रहा, मतलब उसके लिए ये एंटागोनिस्टिक वर्ड यूज होता है। तो एंटोनिम इसका अपोजिट बता रहा था, हॉस्टाइल का मतलब भी वही होता है, विरोधी। यस, फ्रेंडली इसका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि फ्रेंडली का मतलब बहुत ही अच्छा, दोस्ताना। तो विरोधी और दोस्त एक दूसरे के एंटोनिम है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब है विरोधी और फ्रेंडली का मतलब है एक अच्छी दोस्ती, तो ये इसका अपोजिशन है। कॉम्बेटिव का मतलब ये होता है भिड़ जाना, कॉम्बेट, भिड़ जाना किसी से। अनकॉर्पोरेटिव बिल्कुल भी सपोर्ट ना देना, किसी को मदद ना करना, सपोर्ट ना देना, तो उसके लिए अनकॉर्पोरेटिव वर्ड यूज होता है, मतलब आपको कॉर्पोरेट नहीं कर रहा या आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, तो उसके लिए ये अनकॉर्पोरेटिव वर्ड यूज होता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज अपोजिशन ऑफ कॉर्पोरेटिव, तो कॉर्पोरेटिव का अपोजिट क्या है, तो बहुत सिंपल है, कॉर्पोरेट होता है किसी की मदद करना, ठीक है, मदद करना, बोलते ना उसने मेरे को बहुत कॉर्पोरेशन दिया, मेरे को बहुत मदद किया, वो बहुत कॉर्पोरेटिव, उसका बिहेवियर काफी कॉर्पोरेटिव था, काफी उसने मेरी मदद की, तो इसका अपोजिट ढूंढना है। एमिकेबल वर्ड का मतलब होता है मित्रता, दोस्ती, मित्रता, ठीक है, तो इसका अपोजिट ढूंढना है। मदद करना, मदद करने के लिए मित्रता, तो मदद करना एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैं नेगेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो एमिकेबल मित्रता, मित्रता भी एक पॉजिटिव है। सपोर्ट, आपको कोई मदद कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। अनकॉर्पोरेटिव, यस, कॉर्पोरेटिव का उल्टा हो जाएगा अनकॉर्पोरेट, जो आपको सपोर्ट ना दे, जो आपकी मदद ना करे, तो उसके लिए अनकॉर्पोरेटेड वर्ड यूज होता है। सो सी आपका आंसर हो जाएगा। कोलाबरेटिव, कोलाबरेट होता है मिल के काम करना, जैसे आप लोग ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं कि कोई मान लीजिए कोई यूट्यूब का चैनल है तो बोलते हैं ना इसने इसके साथ कोलाबरेशन किया है, तो ये वहीं से ये वर्ड है, कोलाबरेशन मतलब मिल के काम करना, कोलाबरेट करना, मिल के काम करना। तो दो चैनल के जो लोग हैं वो मिल के आपस में कोई भी कंटेंट बना रहे, कोई भी वीडियोस बना रहे, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कोलाबरेशन, तो मिल के काम करना। तो बाकी सारे सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, तो हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, तो जो नेगेटिव में सेंटेंस है वो अनकॉर्पोरेटिव है, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ ये वाला एडिटोरियल और इसके सिनोनिम एंटोनिम और 5 मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर कुछ डाउट है तो एक बार आप दोबारा भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।